गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 5 में सर्सी के इतने घंघोर अपमान के बाद अब सर्सी क्या करेगी। और वहीं दूसरी तरफ आर्या जिसकी अब दोनों आंखें जा चुकी हैं, तो वो अपना बदला कैसे लेगी। और क्या जॉन स्नो सही में मर गया? वेल, इसका आंसर तो तुम्हें इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जॉन स्नो से, जिसको उसी के लोगों ने मार दिया। और फिर जब अगले दिन सुबह होती है तब स्टैनिस का जो कमांडर है वो बाहर आके देखता है तो उसको जॉन स्नो की लाश पड़ी हुई मिलती है। जिसके बाद उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया है, तो इसलिए वो जॉन स्नो के भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा करता है। और वहीं दूसरी तरफ राम से, जिसको लड़ाई से आने के बाद पता चलता है कि सांसा थी उनके साथ भाग गई है, लेकिन जाते जाते वो उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार गई। और इस चीज से राम से को काफी दुख होता है और इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड की मौत को बिल्कुल भी जाया नहीं जाने देना चाहता था। तो वो उसका क्या करता है, वो उसकी बॉडी को अपने कुत्तों को खिला देता है और फिर वो अपने लोगों को हुक्म देता है सांसा को ढूंढने का। वहीं थियोन और सांसा रामसे के लोगों से बच के भाग रहे हैं, लेकिन तभी वो लोग वहाँ पे पकड़े जाते हैं। बट उसी टाइम वो बॉडीगार्ड एंट्री मारती है और उन लोगों को बचा लेती है। और फिर वो सांसा को बोलती है कि बस एक बार मेरा यकीन कर लो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जिसके बाद फाइनली सांसा बॉडीगार्ड के ऊपर यकीन कर लेती है, क्योंकि इसके अलावा तो उसके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। और सांसा बॉडीगार्ड से ये भी बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई है तो अब से तुम मेरी खास हो और तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक अलग जगह रहेगी। वहीं फिर ये बॉडीगार्ड सांसा को लेकर जॉन स्नो के पास निकल जाती है। बट उससे पहले थियोन ग्रेजॉय सांसा से अलग हो जाता है और उसको बोलता है कि अब तुम्हारे पास ये बॉडीगार्ड है तो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए अब मैं वहां जाऊंगा जहाँ पे मुझे जाना है। यानी अब वो अपने घर जाना चाहता था, तो इसलिए वो अपने घर के लिए निकल जाता है अकेले। फिर आगे हमें सर्सी देखने को मिलती है, जो कि अपने अपमान की वजह से काफी दुख में है। और उसी के ऊपर उसको एक और दुख मिलता है कि अब उसकी बेटी भी मर चुकी है। और इतना सब कुछ बुरा होने के बाद अब सर्सी क्या करेगी वो देखने लायक होगा। वहीं डूम में प्रिंस ओबरियन की बीवी ने वहाँ के राजा को भी निपटा दिया और अपनी बेटियों के साथ वो खुद राजगद्दी पे बैठ गई और वहाँ पे कब्जा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ जोरा और डायरियो नहारिस खलीसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कुछ टाइम पहले ड्रैगन उड़ा के ले गया था। और फिर उसके बाद उसको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। वैसे यहाँ पे ये लोग है कौन जिसने ड्रैगन्स की माँ को किडनैप कर लिया? तो देखो, ये लोग खार ड्रैगो के कबीले के लोग हैं, यानी ये लोग द्रोदराकी हैं। और खलीसी को ये लोग यहाँ से इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि खलीसी खार ड्रैगो की बीवी थी। और इनमें ऐसा कहा जाता है कि पति के मरने के बाद जो उनकी सारी विधवाएं रहती हैं उनको सिर्फ एक जगह रहना पड़ता है, तो इसलिए ये लोग खलीसी को लेकर वहाँ जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्या जिसकी आंखें जा चुकी हैं और अब वो सड़क पे आ चुकी है। और ये लड़की रोज आकर सजा के तौर पर आर्या की गजब की सुताई करती है, वो भी डंडे से। वहीं ब्रैन जिसको ये आदमी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना सिखा रहा है, और वो ब्रैन को पास्ट में लेके गया है विंटरफेल में, जहाँ पर उसको हॉर्डर देखने को मिलता है। और हाँ, मैं ये बता दूं कि हॉर्डर वही बंदा है जो कि प्रेजेंट टाइम में ब्रैन को अपने कंधों पे लेके चलता है। और वहाँ पास्ट में जाकर ब्रैन को पता चलता है कि हॉर्डर तो पहले बोल सकता था। इनफैक्ट उसका पहले नाम हॉर्डर था भी नहीं। वैसे बाद में जाकर उसका नाम हॉर्डर कैसे पड़ा और हॉर्डर का मीनिंग होता क्या है वो तुम्हें इस सीजन में पता चलेगा। और उसका मीनिंग समझने के बाद तुम्हें गूज़बम्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पे किंग्स लैंड में टॉमन सर्सी से माफी मांगता है और उसको बोलता है कि जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं आपके पास नहीं था और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। और हाँ, यहाँ पे वो वही वॉक ऑफ शेम की बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंटरफेल में रामसे और वॉल्टन बात कर रहे होते हैं कि तभी उन लोगों को पता चलता है कि रोज वॉल्टन की बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया है। और ये सुनकर रामसे की थोड़ी जल जाती है, क्योंकि उसको पता है कि अब रोज वॉल्टन का बेटा पैदा हो चुका है, तो रोज वॉल्टन अब उसको उत्तराधिकारी के पद से निकाल देगा, क्योंकि अब उसका एक सगा बेटा पैदा हो चुका है। और उससे पहले कि रोज वॉल्टन ऐसा करे, राम से बिना टाइम वेस्ट करे रोज वॉल्टन को निपटा देता है और उसके बीवी बच्चों को भी अपने कुत्तों को खाना बना देता है। और फिर वो अपने पूरे परिवार को मारने के बाद बन जाता है विंटरफेल का नया लॉर्ड। फिर यहाँ पे हमें लॉर्ड ग्रेजॉय देखने को मिलता है, जो कि अपने किले में अकेला घूम रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने आता है उसका छोटा भाई यूरोन ग्रेजॉय, जो कि वैसे तो एक पायलट है और दुनिया भर घूम चुका है, लेकिन अब उसको सोल्ट थ्रोन चाहिए, यानी अब वो लॉर्ड ग्रेजॉय की गद्दी पे बैठना चाहता है। इसके लिए वो लॉर्ड ग्रेजॉय को मार देता है। और लॉर्ड ग्रेजॉय को मारने के बाद उसके साथ क्या होता है उसकी बात तो आगे करेंगे, बट उससे पहले जॉन स्नो की बात कर लेते हैं, जिसकी बॉडी कमांडर ने अभी भी रखी हुई है। तो कमांडर जादूगरनी से बोलता है कि तुम्हें तो जादू आता है, तो क्या तुम जॉन स्नो को एक और बार फिर से जिंदा नहीं कर सकती? इसके बाद वो जादूगरनी बोलती है कि मैं ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन वो जिंदा होगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता। जिसके बाद जादूगरनी अपना पहला अटेम्प्ट करती है, लेकिन वो फेल हो जाता है। फिर वो दूसरा करती है और वो भी फेल हो जाता है, और वो तीसरा करती है तो वो भी फेल हो जाता है। बट फिर थोड़ी ही देर बाद जॉन स्नो की आंखें एकदम से खुल जाती हैं, जिसको देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। और अब जॉन स्नो जो कि दोबारा जिंदा हो चुका है। वहीं लॉर्ड ग्रेजॉय की बेटी को उसकी बॉडी मिलती है। तभी वहाँ पे थियोन ग्रेजॉय भी आता है और उस लड़की को ऐसा लगता है कि थियोन ग्रेजॉय यहाँ पे गद्दी के लिए
आया है। लेकिन थियोन बोलता है कि मुझे कोई राजा नहीं बनना, मैं यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम ही हो इस गद्दी की हकदार और मैं चाहता हूँ कि तुम राजा बनो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद वो दिन आता है जिस दिन राजा की घोषणा होने वाली है, जहाँ पे राजा बनने की सबसे पहली दावेदार वो लड़की है जो कि लॉर्ड ग्रेजॉय की बेटी है और काफी बहादुर है। लेकिन उसके साथ यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो एक लड़की है और यहाँ के लोगों के हिसाब से ये लोग किसी लड़की को अपना राजा नहीं बनने देना चाहते। बट किसी तरीके से थियोन उन लोगों को कन्विंस कर ही लेता है कि वहाँ पे एंट्री होती है यूरोन की, जो कि वहाँ के लोगों को अपनी बातों में फंसा कर उन सारे लोगों को अपने साइड कर लेता है और वो लोग यूरोन को अपना राजा चुन लेते हैं और उसको राजा बनाने की तैयारी करने लगते हैं। जिसको देखते हुए थियोन और उसकी बहन को ये तो समझ में आ गया था कि अब यूरोन यानी उनका चाचा जैसे ही राजा बन जाएगा वो सबसे पहले तो हम लोगों को खत्म करेगा, क्योंकि हम ही लोग हैं जो कि उसकी असली प्रॉब्लम है। तो इसलिए थियोन और उसकी बहन अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारे जहाज लेके जाते हैं। बट अब ये दोनों बहन भाई जाएंगे कहाँ और करेंगे क्या वो तो आगे ही पता चलेगा। और यहाँ पे ब्रायन अभी भी पास्ट में घूम रहा है जहाँ पर वो यंग नेड स्टार्क को देख रहा है। फिर आगे हमें आर्या देखने को मिलती है जो कि बिना आंखों के स्ट्रगल कर रही है ट्रेनिंग में। तभी वलार मुगलिस उसको बोलता है कि अब तुम तैयार हो, जिसके बाद वो उसको एक जल पिलाता है जिससे उसकी आंखें वापस आ जाती हैं। फिर हमें रामसे देखने को मिलता है विंटरफेल में, जिसको वहाँ पर रिकॉन और उसके साथ वो लड़की मिलती है। और यहाँ पे अगर तुम भूल गए हो कि रिकॉन कौन है तो मैं बता दूं, रिकॉन नेड स्टार्क का सबसे छोटा बेटा है जो कि पहले ब्रैन के साथ भागा था लेकिन वो वहाँ से अलग हो गया और रामसे के लोगों ने यहाँ पे उसको पकड़ लिया, जिसको देखने के बाद रामसे इज हैप्पी क्योंकि उसको एक नया बंदा मिल गया टॉर्चर करने के लिए। और यहाँ जॉन स्नो जिंदा होने के बाद सबसे पहले तो उन्हीं लोगों की फील्डिंग सेट करता है जिन लोगों ने उसको मारा था। और उसके बाद जॉन स्नो के पास पहुंचती है सांसा, जिसके बाद वो लोग मिलते हैं, आराम करते हैं और फिर वो बात करते हैं। और सांसा बोलती है कि अब हमें विंटरफेल वापस लेना होगा, विंटरफेल हमारा है और उसके ऊपर रामसे कब्जा करके बैठा हुआ है। और वो वहाँ पे ये भी बताती है कि रामसे ने उसके साथ क्या क्या किया। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी जॉन स्नो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ पे उसके पास लड़ने के लिए सेना नहीं है। और तभी उन लोगों के पास रामसे का एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि रिकॉन मेरे पास है और अगर तुम्हें वो वापस चाहिए तो मुझे मेरी बीवी यानी सांसा को वापस कर दो। और ये लेटर पढ़ने के बाद जॉन स्नो फैसला करता है लड़ने का, क्योंकि अब भाई को बचाने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर उसको रिकॉन को बचाना है तो उसे जंग में जाना ही पड़ेगा और जंग में जाने के लिए उसको सैनिक चाहिए जो कि उसके पास है नहीं। तो वो सबसे पहले तो अपने जंगली दोस्तों की हेल्प लेता है, लेकिन रामसे की सेना से लड़ने के लिए जंगली भी काफी नहीं है, वो लोग बहुत कम हैं। तो यहाँ पे जॉन स्नो को अब और सेना चाहिए, तो इसलिए जॉन स्नो उन सब राज्यों के पास जाता है जिनकी पहले स्टार्क फैमिलीज के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी, जिसमें कुछ राज्य तो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो कि उसकी मदद बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों को साफ पता था कि अगर रामसे और जॉन स्नो के बीच में युद्ध होगा तो रामसे ही जीतेगा। और ऐसे ही सैनिक ढूंढते ढूंढते जॉन स्नो लेडी मोमेट के पास जाता है जो कि एक छोटी सी बच्ची है और उसके पिता की मौत के बाद अब वो वहाँ की राजा है। और इस बच्ची की शक्ल पे मत जाना, ये बच्ची काफी तेज है। और यहाँ पे जॉन स्नो और उसके कमांडर की पूरी बात सुनने के बाद वो फैसला करती है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी और मैं अपने पूरे सैनिकों में से तुम्हें 62 सैनिक दूंगी, यानी सिर्फ 62, क्योंकि उस लड़की का जो राज्य है वो काफी छोटा है और वहाँ पे लोग भी कम हैं, तो वो इससे ज्यादा तो जॉन स्नो की मदद नहीं कर सकती थी। बट यहाँ पे तुम इस लड़की को भूलना मत, क्योंकि आगे जाके ये तुम्हें बहुत जगह दिखने वाली है और आगे जाकर बहुत बड़े कारनामे करने वाली है। और यहाँ पे जॉन स्नो जंगलियों के साथ और बाकी मांगे हुए सैनिकों के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जॉन स्नो की पूरी सेना रामसे की आधी सेना से भी बहुत कम है। तो अगर जॉन स्नो अपनी आधी सेना के साथ रामसे से लड़ा तो वो पक्का हारेगा। और वहीं दूसरी तरफ ये दोनों बंदे खलीसी के पास पहुंच चुके हैं और खलीसी बिल्कुल ऑरा फार्मिंग करते हुए वहाँ से निकलती है। जिसके बाद यहाँ पे लिटिल फिंगर एक और बार सांसा से मिलने आया है और वो फिर से सांसा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और उसको बोलता है कि अच्छा किया तुम वहाँ से भाग गई, सीरियसली मुझे नहीं पता था कि रामसे ऐसा करेगा तुम्हारे साथ। लेकिन अब सांसा लिटिल फिंगर पे जरा सा भी भरोसा नहीं करती और उसको बोलती है कि तुम मेरी माफी के भी लायक नहीं हो, तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। और ये सब भला बुरा सुनने के बाद भी लिटिल फिंगर सांसा से बोलता है तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो बस मुझे बुला लेना, मैं हमेशा आऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। वहीं दूसरी तरफ आर्या, जिसकी आंखें अब वापस आ चुकी हैं और अब आर्या बिल्कुल एक बेहरूपिया बन चुकी है और अपने आप को साबित करने के लिए आर्या को एक टास्क पूरा करना होगा और टास्क के हिसाब से उसे एक लड़की को मारना होगा जो कि एक आर्टिस्ट है। लेकिन आर्या जब उसको मारने के लिए जाती है तब उसे पता चलता है कि ये जो लड़की है वो काफी अच्छी है और काफी साफ दिल की है। तो वो यहाँ पे अपना दिमाग लगाती है और ये सोचती है कि वो इतने अच्छे इंसान को क्यों ही मारना चाहेगा। और आर्या उसको जहर पिलाने ही वाली होती है कि तभी उसको लगता है
है कि मैं ये गलत कर रही हूँ किसी निर्दोष इंसान को मार के, तो इसलिए वो उसको वो जहर पीने नहीं देती और उसको बचा लेती है। लेकिन अब आर्या ने उस लड़की को नहीं मारा, तो इसलिए अब वो अपना टास्क पूरा नहीं कर पाई, यानी वो फेल हो गई। और जो इंसान फेल हो जाता है, वलार मुगलिस की नजरों में उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो इसलिए वलार मुगलिस एक लड़की को भेजता है आर्या को मारने के लिए, जो कि एक हद तक आर्या को मार भी चुकी होती है। लेकिन किसी तरीके से आर्या वहाँ से बच के भाग जाती है और जाने के बाद वो अपनी वही तलवार निकालती है जो कि नेड स्टार्क ने उसको दी थी, जिसको आर्या ने छुपा दिया था। और वो तलवार निकालने के बाद वो सबसे पहले तो उस लड़की को मारती है जो कि उसे मारना चाहती थी, और उसको मारने के बाद वो सीधे वलार मुगलिस के पास जाती है और उसको बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते, और अब मैं वही करूंगी जो मेरा मन कहेगा। मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ, मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ, मैं सिर्फ आर्या स्टार्क हूँ। और ये सब बोलने के बाद आर्या वहाँ से निकल जाती है। लेकिन अब वो कहाँ जाएगी और क्या करेगी वो तो हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ पे ब्रैन को पास्ट में जाकर पता चलता है कि आखिर ये व्हाइट वॉकर्स को किसने बनाया था। उनको बनाने वाली एक लड़की थी, और उसने ऐसा क्यों किया उसके पीछे कोई वैलिड रीजन नहीं बताया गया अभी तक। बट इससे आगे बढ़े तो ब्रैन फिर से अपनी पावर्स का यूज करता है, और इस बार अपनी पावर्स का यूज करके वो गलती से व्हाइट वॉकर्स के पास पहुंच जाता है। और वो व्हाइट वॉकर जैसे ही ब्रैन को पकड़ता है, उसी टाइम ब्रैन की लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और अब व्हाइट वॉकर्स को पता है कि ब्रैन कहाँ पे है। तो नाइट किंग व्हाइट वॉकर्स की पूरी फौज को लेकर ब्रैन की लोकेशन पे पहुंच जाता है उसको खत्म करने के लिए। और इस वजह से ब्रैन, मीरा और हॉडर को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन गुफा के बाहर व्हाइट वॉकर्स पहुंच चुके हैं, और उसी टाइम ब्रैन एक बार फिर से पास में चला जाता है और उसे वहां पे यंग हॉडर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में मीरा और हॉडर ब्रैन को लेकर भाग रहे हैं, और ब्रैन अपने होश में बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो पास्ट में है। और तभी हॉडर और मीरा को भागते हुए एक डोर मिलता है, जिससे वो लोग बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उनके पीछे बहुत सारे व्हाइट वॉकर्स आ रहे थे, जिनको रोकने के लिए मीरा हॉडर से बोलती है कि होल्ड द डोर। और मीरा ये चीज इतनी तेज चला के बोल रही होती है कि वो आवाज ब्रैन को भी सुनाई दे रही होती है। और उसके बाद किसी तरीके से ब्रैन पास्ट वाले हॉडर से कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद मीरा की आवाज उस यंग हॉडर को भी सुनाई देती है, जो कि कह रही होती है कि होल्ड द डोर, यानी दरवाजे को पकड़ो। और ये आवाज सुनने के बाद हॉडर एकदम से अनकॉन्शियस होने लगता है और जोर जोर से वही चीज चिल्लाने लगता है जो मीरा उसको बोल रही है, यानी होल्ड द डोर। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस बंदे को हॉडर क्यों बोलते हैं और हॉडर का मीनिंग क्या होता है। हॉडर के इन सब चीजों के पीछे उसका पास्ट था, जिसमें मीरा की आवाज थी होल्ड द डोर वाली। और वहाँ हमें पता चलता है कि हॉडर का मतलब ही है होल्ड द डोर, जो कि हॉडर हमेशा बोलता रहता था, क्योंकि पास्ट में उसके साथ ऐसी चीज हुई थी जिस वजह से उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रह गई थी कि उसे एक टाइम पे दरवाजे को पकड़े रखना है, और वही चीज उसकी डेस्टिनी बन गई, यानी दरवाजे को पकड़ना, होल्ड द डोर। और ये जो डेस्टिनी थी वो उसकी पूरी हो रही थी प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे वो व्हाइट वॉकर्स को रोकने के लिए दरवाजे को पकड़ा हुआ था, और उस दरवाजे को रोकते रोकते वो वहीं पे अपनी जान दे देता है। और भाई तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन इस सीन को देखते टाइम मुझे गूज़बम्स आ गए थे। और भाई जिस लेवल का ये सीन है ना, उस लेवल का एक्सप्लेनेशन मैं जिंदगी में नहीं कर सकता। तो अगर तुम्हें इस सीन को फील करना है तो भाई जाके गेम ऑफ थ्रोन्स देखो, इस बात की गारंटी है कि तुम्हें एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। और अब कहानी पे आगे बढ़े तो हॉडर मीरा और ब्रैन को बचाने के चक्कर में अपनी जान दे देता है, और मीरा ब्रैन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें आगे सैम और गिली देखने को मिलते हैं, जो कि सैम के घर पे आए हुए होते हैं। और फिर वहाँ पे हमें पता चलता है कि सैम की जो माँ और बहन है वो तो काफी अच्छी हैं, लेकिन उसका जो बाप है वो बहुत हरामी है, जो कि सैम को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मानता है और उसको फेलियर मानता है। और सैम जो कि इतने सालों बाद घर आया है, लेकिन फिर भी उसका बाप उससे खुश नहीं है और उसको खूब खड़ी खोटी सुनाता है। और ये सब सुनने के बाद सैम रातों रात उस घर को छोड़ के निकल जाता है, और अब वो सीधे दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जाएगा, और वहाँ पे जाके उसका सिर्फ एक ही काम है, पढ़ाई करना और पता लगाना कि आखिर व्हाइट वॉकर्स को किस तरीके से मारा जा सकता है। और वैसे भी सैम को पढ़ना पसंद था, तो वो अपनी सही जगह ही जा रहा है। फिर यहाँ पे हमें हाउंड देखने को मिलता है, जो कि अब जिंदा है। तुम्हें याद ही होगा पिछले सीजन में बॉडीगार्ड ने इसको बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, लेकिन इस आदमी ने उसको बचा लिया, तो इसलिए हाउंड उसी आदमी के लिए यहाँ पे काम कर रहा है। फिर यहाँ किंग्सलैंड में लेडी मार्जरी भी अब पुजारी की बातों में आ चुकी है, और अब वो उसी की तरह बातें कर रही है, और वो ये चीज टॉमिन को भी समझा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमें थियोन ग्रेजर और उसकी बहन देखने को मिलती है, जो कि अब अपने चाचा से भागकर मरीन जा रहे हैं खलीसी के पास। यहाँ पर उनका सोचना ये है कि अगर वो किंग्सलैंड का राजा बनने के लिए खलीसी की हेल्प करेंगे तो शायद खलीसी बदले में उन लोगों को सोल्ट थ्रोन का राजा बना दे और उनके चाचा से उनका राज्य वापस दिला दे। तो इसलिए ये दोनों मरीन के लिए निकल चुके हैं, और यहाँ पे खलीसी भी अब मरीन जाने के लिए निकल चुकी है वहाँ से आजाद होकर। लेकिन वही खलीसी को जोहरा की बीमारी के बारे में पता चलता है कि कैसे अब वो धीरे धीरे स्टोनमैन बनता जा रहा है, और ये जानकर खलीसी काफी इमोशनल हो जाती है और जोहरा को बोलती है कि तुम्हें दुनिया में जहाँ जाना है जाओ और इस बीमारी का इलाज ढूंढ के लाओ और ठीक होके आओ, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद जोहरा वहाँ से अकेले निकल जाता है अपना इलाज कराने के लिए। फिर यहाँ पे किंग्सलैंड
एंड में टॉमेन अनाउंस करता है कि अब हमारे महल में कोई भी जजमेंट नहीं होगा, अब सारे जजमेंट चर्च में होंगे पुजारी के सामने। क्योंकि लेडी मार्जरी के कहने पे टॉमेन ने पुजारी के साथ अलायंस बना ली है, जिस वजह से अब वो दोनों साथ में काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जॉन स्नो भी तैयार है रामसे से जंग लड़ने के लिए। उसे ये पता है कि उसके पास बहुत कम सैनिक हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ना चाहता है और अपने लोगों को लेकर वो लड़ने के लिए निकल चुका है। वहीं जॉन स्नो उस जादूगरनी से पूछता है कि तुमने मुझे जिंदा क्यों किया? तो जादूगरनी उसको बोलती है कि मैंने तुम्हें जिंदा नहीं किया, बल्कि तुम्हारा दोबारा जन्म किसी बड़े मकसद के लिए हुआ है, तुम्हारा कुछ ऐसा काम जो कि तुम्हारी तकदीर में लिखा हुआ है, और इसीलिए जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाता तुम मर भी नहीं सकते, और इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें बचाया है। वैसे वो मकसद हो क्या सकता है, तुम्हें पता है तो बताओ। और यहाँ पे हमें थियोन और उसकी बहन देखने को मिलते हैं, जो कि मरीन पहुंच चुके हैं, और वहाँ पे जाके वो खलीसी के सामने एक डील रखते हैं और खलीसी को बोलते हैं कि हम दोनों बहन भाई आपकी किंग्सलैंड जीतने में मदद करेंगे और आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, और इसके अलावा हम हमारे साथ हमारे बहुत सारे जहाज लेके आए हैं जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी, लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा कि आप जब किंग्सलैंड की रानी बन जाएंगी तब आपको हमें सोल्ट थ्रोन दिलाना होगा, जिस पर अभी हमारे चाचा ने कब्जा कर लिया है। और खलीसी इन लोगों की बात सुनकर इनसे कन्विंस हो जाती है और इन लोगों को हाँ कर देती है और वादा करती है कि किंग्सलैंड की रानी बनने के बाद वो इन दोनों को इनका हक जरूर दिलाएगी। और यहाँ पे आज है जंग का दिन, जहाँ पे जॉन स्नो और रामसे के बीच में एक बहुत ही भयंकर जंग होने वाली है, जिस जंग में इन दोनों में से कोई एक जिएगा और कोई एक मरेगा। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही रामसे अपना हरामीपना दिखा देता है, वो रिकॉन को जॉन स्नो के सामने ही मार देता है, जिसके बाद शुरू होती है बास्टर्स ऑफ बैटल, जहाँ पे रामसे और जॉन स्नो के लोग आपस में टकराते हैं। और जॉन स्नो जो कि फाइट के बीच में है और लोगों से लड़ रहा है, लेकिन वही रामसे जो कि दूर से लड़ाई देख रहा है। और भाई व्हाट अ बैटल इट वाज। ये जो पूरी बैटल है वो तुम्हें क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करा देती है, तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम उसी जगह पे हो जहाँ पे लड़ाई चल रही है। जॉन स्नो का फाइट में स्ट्रगल और फिर वो ब्लड बाथ और उस पूरी वॉर की सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया थी। बट अब स्टोरी पे वापस आए तो जॉन स्नो की सेना कम थी, तो इस वजह से जॉन स्नो हारता जा रहा है और जॉन स्नो के जो लोग थे वो धीरे धीरे और भी कम होते जा रहे हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है सांसा की, जो कि लाती है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। वो अपने साथ लिटिल फिंगर को लेके आती है और उसकी बहुत सारी सेना को। तुम्हें याद ही होगा लिटिल फिंगर ने कुछ देर पहले बोला था कि तुम्हें मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे लिए हाजिर रहूंगा, और शायद अब सांसा को उसकी जरूरत पड़ गई, तो इसलिए उसने उसको बुला लिया। और लिटिल फिंगर की सेना आते ही वॉर की डायरेक्शन एकदम से चेंज हो गई, जहाँ पे जॉन स्नो हार रहा था वहीं पे अब जॉन स्नो जीतने लग जाता है और धीरे धीरे रामसे के लोग कम होते जाते हैं। और वहाँ लड़ाई में जॉन स्नो जैसे ही रामसे को देखता है तो वहाँ पे रामसे को समझ में आ जाता है कि भाई अब तो ये लड़ाई छोड़ के निकलना पड़ेगा, तो वो वहाँ से भाग जाता है और विंटरफेल में जाके छुप जाता है। बट यहाँ पे अब उसका बचना इम्पॉसिबल है। जॉन स्नो अपनी सेना लेकर विंटरफेल के अंदर घुस जाता है और सबसे पहले तो रामसे की तबीयत से कुटाई करता है, और ये बंदा इतना हरामी है कि इतना पिटने के बाद भी स्माइल कर रहा है, तो इसलिए जॉन स्नो रामसे को उसी के कुत्तों के पिंजरे में बंधवा देता है। क्योंकि लड़ाई से पहले रामसे ने जॉन स्नो से बोला था कि मैंने अपने कुत्तों को 7 दिन से खाना नहीं खिलाया है, क्योंकि लड़ाई जीतने के बाद मैं उसे जॉन स्नो खिलाने वाला हूँ, वो तुम्हारी बोटी बोटी नोच के खाएंगे। लेकिन यहाँ पे जॉन स्नो जीत गया, जिस वजह से रामसे अब अपने ही कुत्तों का खाना बनेगा, और वो कुत्ते इतने भूखे हैं कि रामसे को भी उन कुत्तों से डर लग रहा है, क्योंकि वो ये जानता है कि भले ही वो उनका मालिक क्यों ना हो, लेकिन अब ये लोग उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और रामसे की यह हालत देखकर फाइनली सांसा को सुकून मिला और उसका बदला पूरा हुआ। फिर आगे हमें किंग्सलैंड देखने को मिलता है, जहाँ पे आज सर लुइस का जजमेंट है, जहाँ पे वो अपने गुनाह कबूल करेगा और सबसे माफी मांगेगा। और जितने लोगों ने सरसी को देखा था वो लोग यहाँ पे उसको देखेंगे, और सरसी के टाइम पे जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो सारे के सारे यहाँ पे ही हैं। लेकिन यहाँ पे लेडी मार्जरी भी है, और यहाँ पे सरसी लैनिस्टर और टॉमिन को भी होना चाहिए था, लेकिन वो दोनों उस टाइम पे उस चर्च में नहीं आते, क्योंकि वहाँ पे ना आना सरसी का एक बहुत बड़ा प्लान था। और अपने प्लान के हिसाब से सरसी ने उस पूरे चर्च के एरिया में बहुत सारे वाइल्ड फायर लगवा दिए हैं। और अगर तुमने सीजन 2 देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि वाइल्ड फायर क्या है। उसके अंदर तुम एक जरा सी भी माचिस की तीली डाल दोगे तो वो कितना बड़ा धमाका कर सकता है वो तुम्हें पता ही होगा। तो इसीलिए सरसी के पास एक बहुत अच्छा मौका है अपना बदला लेने के लिए उन लोगों से जिन लोगों ने उसका अपमान किया था। जहाँ पर चर्च में एक आदमी को पता चल जाता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाता वाइल्ड फायर में आग लग चुकी होती है और वो फट जाता है, और उससे एक ऐसी आग लगती है जिसमें चर्च में मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सब चुटकियों में राख बन जाते हैं और वहीं पे खत्म हो जाते हैं। जिसमें लेडी मार्जरी, पुजारी और बहुत सारे लोग थे वो सारे के सारे वहीं पे खत्म हो जाते हैं। और उसी के साथ फाइनली अब सरसी का भी बदला पूरा हुआ, लेकिन टॉमिन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसको किंग्सलैंड के लोगों के लिए बहुत ही बुरा फील होता है और सबसे ज्यादा दुख उसे होता है कि वो लेडी मार्जरी को नहीं बचा पाया। और टॉमिन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता क्योंकि उसको लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, तो इसलिए वो अपने आप को
बिल्डिंग से कूदकर खत्म कर देता है। और इसी के साथ सर्सी ने अपने सारे बच्चे खो दिए। इसमें सबसे पहले तो जोफ्री गया था जहर खाने के बाद, फिर उसके बाद उसकी बेटी गई और अब टॉमेन भी चला गया। और अब सर्सी के पास कोई नहीं है जैमी के अलावा, और ना ही अब किंग्सलैंड में कोई राजा है। तो इसलिए सर्सी फैसला करती है कि अब वो राज करेगी किंग्सलैंड के ऊपर और बन जाती है किंग्सलैंड की महारानी। और वहीं दूसरी तरफ सैम और गिल्ली बड़ी लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं। फिर यहाँ पे जॉन स्नो जो कि अब विंटरफेल जीत चुका है, लेकिन तभी जॉन स्नो और कमांडर को पता चलता है कि ये जो जादूगरनी है उसने एक बच्ची को मारा है, और वो भी और कोई बच्ची नहीं बल्कि इसने टेनिस की बेटी को मारा है। तो जॉन स्नो उस जादूगरनी को बोलता है कि तुमने मुझे जिंदा किया है, इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, तो इसलिए जितना जल्दी हो सकता है तुम यहाँ से निकल जाओ, और अगर गलती से भी तुम मुझे दोबारा दिखी तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। और ये सब सुनने के बाद जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। फिर आगे हमें देखने को मिलता है कि खलीसी भी किंग्सलैंड आने के लिए तैयार है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है, वो मरीन को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती वहाँ पे बिना किसी राजा के। तो इसलिए खलीसी एक फैसला करती है कि उसका जो लवर है डारियो नहारेस वो उसको वहाँ पे छोड़ के जाएगी, और वो मरीन का एक प्रोटेक्टर बन के वहाँ पे रहेगा और पूरा का पूरा राज्य संभालेगा। और वो खलीसी से इतना प्यार करता था कि पहली बार में तो वो उसकी बात नहीं माना, लेकिन एक वादे की वजह से उसको वहाँ पे रुकना पड़ जाता है और वो खलीसी की बात मान लेता है। और उसके अलावा खलीसी बोने को भी ऑफिशियली अपना मुख्य सलाहकार घोषित कर देती है और उसको एक गिफ्ट देती है। और बोना ये सब देखकर काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसको इतनी इज्जत तो उसके घर वालों ने भी नहीं दी थी जितनी इज्जत उसको खलीसी ने दी है। तो वहाँ पे बोना खलीसी से वादा करता है कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे प्रॉब्लम कैसी भी हो, मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा और आपके लिए लॉयल रहूंगा। फिर हमें आर्या देखने को मिलती है जो कि वलार मुगलिस के चंगुल से निकलने के बाद सीधे वोल्डर फ्रे के पास जाती है और बहरूपिया बनकर उसको मार देती है। लेकिन यहाँ पे तो अभी उसका बदला शुरू हुआ है, अभी तो उसकी लिस्ट में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको वो आगे आने वाले सीजन में खत्म करने वाली है। तो इसलिए अगर तुम्हें नेक्स्ट सीजन चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दो सीजन 7। वहीं कहानी में आगे बढ़े तो जाते जाते लिटिल फिंगर सांसा से बोलता है कि मेरा एक सपना है और उस सपने में मैं किंग्सलैंड का राजा बन चुका हूँ, लेकिन मेरे उस सपने में तुम भी हो और तुम मेरे साथ हो। और वो ये भी बोलता है कि ये सपना मैं किसी भी कीमत पे पूरा करूंगा। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें ब्रैन और मीरा देखने को मिलते हैं जो कि इन व्हाइट वॉकर्स से बच गए, और वहाँ पे ब्रैन को एक बार फिर से विजन्स आते हैं और वो पास्ट में चला जाता है जहाँ पे वो यंग नेड स्टार्क को देखता है, और वहीं पे वो अपनी बुआ इलियाना को भी देखता है जो कि अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। और उसी बीच इलियाना नेड स्टार्क को बोलती है कि तुम्हें मेरे इस बच्चे को बचाना होगा, अगर रॉबर्ट बैरेटियन को पता चल गया कि ये मेरा बच्चा है वो इसको खत्म कर देगा, तो इसलिए सच को छुपा के रखना। और ये सब बोलने के बाद इलियाना की जान चली जाती है और फिर हमें पता चलता है कि नेड स्टार्क के हाथ में जो बच्चा है वो और कोई नहीं बल्कि जॉन स्नो है, जिसको बचाने के लिए नेड स्टार्क ने उसको अपनी नाजायज औलाद बताकर अपने पास रख लिया था और उसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला और वो सच्चाई दबा ली, जो कि अब ब्रैन को पता चल चुकी है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अभी भी है कि रॉबर्ट बैरेटियन उस बच्चे को क्यों मारना चाहता था, जो कि हमें शायद आगे आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। लेकिन यहाँ प्रेजेंट में जॉन स्नो विंटरफेल जीतने के बाद पार्टी कर रहा है और जो लोग जॉन स्नो के साथ उस लड़ाई में लड़े थे वो सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और वो लोग जॉन स्नो की बहादुरी और ईमानदारी को देखते हुए उससे बहुत खुश होते हैं और फैसला लेते हैं कि आज से तुम हमारे राजा हो। और वो सारे लोग मिलकर जॉन स्नो को उत्तर का राजा घोषित कर देते हैं और सारे के सारे लोग उसके सामने सिर झुकाते हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ खलीसी फाइनली अब मरीन छोड़ चुकी है और वो जहाज में बैठकर किंग्सलैंड के लिए निकल चुकी है। और यहाँ पे अब मुझे फीलिंग आ रही है कि ये किंग्सलैंड पहुंच जाएगी, लेकिन वहाँ पहुंचने के बाद क्या होगा, और यहीं पे होता है ये सीजन खत्म। बट अभी 2 और सीजन बाकी हैं, तो अगर तुम्हें उन दोनों सीजन पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख देना सीजन 7 और सीजन 8, और जल्दी से इस वीडियो पे 50 लाइक करवा देना, तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।